जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊंगा आपके लिए हिस्ट्री से रिलेटेड दूसरी वीडियो। जो पहली वीडियो थी इस चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर की पहली बुक की, उसमें हमने डिस्कस करे थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब डिस्कस करेंगे इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उनको किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे को देखने मिलता है इस चैप्टर में, ईंटें मनके तथा अस्थियों के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है, ओके, इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका हिस्ट्री में, आपको पता होगा। और जो आपके पेपर आएंगे, पेपरों में जो बोर्ड के पेपर होंगे उनमें एक बुक से एक ही क्वेश्चन होगा सिर्फ, ओके। 3 क्वेश्चन होते हैं, पहली बुक से एक, दूसरी से एक और तीसरी से एक, 3 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में पहले में, वो क्या है, मोहनजोदड़ो किस प्रकार एक नियोजित शहरी केंद्र था, स्पष्ट कीजिए। तो मोहनजोदड़ो आपको पता है सबसे प्रसिद्ध स्थल था जो है हड़प्पा सभ्यता में हमारे देखने मिलता है, और ये किस प्रकार एक नियोजित शहरी केंद्र था वो इसमें उसके कारणों को हम जानने की कोशिश करेंगे, ओके। और क्यों कहा जाता है एक प्लानिंग के तहत बनाया गया था, ऐसा क्यों है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या देना है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल था, और हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल हमारे देखने मिलता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व देखने मिलता है, और सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र था ये। इसकी खोज मोहनजोदड़ो की रकालदास बनर्जी के द्वारा सन 1922 में की गई थी। ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत बतानी है, और कहां कहां तक फैला हुआ था ये वो चीज। उसके बाद पहला पॉइंट जो लिखोगे आप, इसमें ब्लैक पेन से लिखना है ये क्या है, बस्तियों का विभाजन, बस्तियों का विभाजन। तो मोहनजोदड़ो में जो बस्तियां बांटी गई थी, 2 भागों में बांटी गई थी, एक ऊंचला दुर्ग, एक निचला शहर। ऊंचला दुर्ग जहाँ पे राजा और शासक वर्ग की फैमिली वगैरह रहा करती थी, और निचला शहर जहाँ पे आम लोग रहा करते थे। तो इस प्रकार से हमारे को बस्तियों का विभाजन देखने मिलता है, जिससे यही पता लगता है कि आर्थिक असमानता देखने को मिलती है हमारे को यहाँ पे। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो क्या है, नियोजित जल निकास प्रणाली, नियोजित जल निकास प्रणाली। तो मोहनजोदड़ो में एक नियोजित जल निकास प्रणाली बनाया गया था। घरों के बगल में ही नालियां होती थी छिपकी हुई, और उन नालियों में आंगन से पानी आकर नालियों के थ्रू सीधा चला जाता था। ऐसा नहीं है मेसोपोटामिया से, अगर हम तुलना करें इसकी, तो मेसोपोटामिया में जगह जगह गंदगी पाई गई थी, वहां पे सफाई का अभाव था। लेकिन यहाँ पर जो है जल निकास प्रणाली एक नियोजित तरीके से अपनाई गई थी, जो सड़कें और नालियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ओके। उसके बाद बात करें तीसरा पॉइंट जो लिखोगे आप, इसमें लिखोगे चबूतरों पर भवन निर्माण, चबूतरों पर भवन निर्माण। तो मोहनजोदड़ो में जो भवन बनाए गए थे, मतलब घर बनाए गए थे, वो सभी के सभी वो किस पर बनाए गए थे, चबूतरों पर उनका निर्माण किया गया था। भवन निर्माण चबूतरों पर किया गया था, ताकि कोई बाढ़ वगैरह आए, बाढ़ की स्थिति में जो है पानी घरों में अंदर ना घुस जाए, इसलिए चबूतरों पर भवन निर्माण यहाँ पर किया गया था, ओके। ऊंचाई पर बनाए जाते हैं थोड़े, आज के टाइम पर भी आप देखते हो कि घरों को थोड़ा नींव भरकर ऊपर बनाया जाता है ताकि पानी वगैरह अंदर ना घुस जाए। तो उस समय पर, उस टाइम की बात है ये, चबूतरों पर भवन निर्माण इसलिए किया गया था। चौथा जो पॉइंट है इसमें वो है ईंटों का समान अनुपात। तो इससे भी हमारे को पता लगता है कि मोहनजोदड़ो नियोजित शहरी केंद्र था, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह ईंटों का समान आकार देखने को मिला है हमारे को। चाहे वो मोहनजोदड़ो की बात करें, चाहे हड़प्पा की बात करें, चाहे फिर धौलावीरा, अलग अलग जगह जो भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी, सब जगह पर ईंटों का आकार हमारे को एक ही प्रकार का देखने को मिलता है हमारे को, जिससे मालूम पड़ता है कि एक ही तरह का, एक ही शासक था, और जगह जगह पर एक ही तरीके से नियोजन के माध्यम से जो है विकास किया जा रहा था। उसके बाद में जो 5वां पॉइंट है वो क्या है हमारा, माल गोदाम का होना। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमने ये चीज देखी है, और मोहनजोदड़ो में एक माल गोदाम पाया गया है। माल गोदाम का क्या अभिप्राय होता है, माल गोदाम उसे कहते हैं जिसे आज हम कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे अनाज वगैरह को स्टोर करके रखा जाता है। तो उस समय पर यह अन्नागार के तौर पर देखने को मिलता है हमारे को, जहाँ पे अन्न के रूप में कोई विपदा आ जाए, कोई आपदा आ जाए, ऐसी आपातकालीन आपदा आ जाए जिसमें कि खेती नहीं हो पाई, तो उस समय पर इस अनाज का इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए क्या है वहां पे माल गोदाम बनाए गए थे बड़े बड़े, जिनमें कि अनाज वगैरह को रखा जाता था। उसके बाद अगला पॉइंट है विशाल स्नान घर का होना। तो मोहनजोदड़ो में हमारे को एक विशाल स्नान घर देखने को मिलता है, जिसमें उत्तर दक्षिण तरफ दोनों तरफ सीढ़ियां होती थी। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर, त्योहार वगैरह के अवसर पर जो है ये जो विशाल स्नान करता है, इसका इस्तेमाल किया जाता होगा डुबकी लगाने के लिए और अपने आप को पवित्र करने के लिए, ऐसा माना जाता है, ओके। उसके बाद में कुओं का होना, 7वां पॉइंट क्या है, कुओं का होना। कुल 700 कुएं पाए गए हैं मोहनजोदड़ो में, ओके। कुएं जो है पानी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे यहाँ पर, जो ये बताते हैं कि पानी के लेकर किस तरीके से वो सजग थे, और कुओं का या फिर हम कहें स्नान घर का एक नियोजन तरीके से विकास किया गया था। और 8वां पॉइंट जो हमारे को देखने को मिलता है, इसे किस तरीके बोलना आपको, आंगन महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र।
तो मोहनजोदड़ो में आंगन एक महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र होता था, जिसमें अनेक गतिविधियां की जाती थी, जैसे कि कहा जाए बुनाई वगैरह करना, या फिर खाना बनाना, या धूप सेकना इत्यादि अनेक गतिविधियां जो घरेलू कार्य से संबंधित होती हैं, वो सारी गतिविधियां आंगन में की जाती थी। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे को देखने मिलता है वो देखने मिलता है, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन किस प्रकार होता था। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन किस प्रकार होता था, जैसे जो समाज में भिन्नताएं थी वो किस प्रकार हमारे को देखने मिलती है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। तो इसे समझते हैं, ये है एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, या कई बार लॉन्ग में भी दे देते हैं। तो सबसे पहले समाधानों का अध्ययन, 3 पॉइंट है इसमें। पहले समाधानों का अध्ययन है, दूसरा उपयोगी वस्तुओं का अध्ययन, तीसरा विलासिताई वस्तुओं का अध्ययन। समाधानों के अध्ययन के अंतर्गत क्या, समाधान किसे कहा जाता है, जिसके अंतर्गत लोगों को दफनाया जाता था, उसके ऊपर जो कब्र बना दी जाती थी उसे कहते थे समाधान। समाधानों के अंतर्गत से हमारे को यह पता लगता है, कुछ जो समाधान ऐसे थे जिनमें सोने चांदी के आभूषण वगैरह भी पाए गए हैं उनके साथ में, कुछ मनके वगैरह दफनाए जाते थे, और कुछ ऐसे थे जो नॉर्मल पाए गए, जिससे हमें पता लगता है वो किसी गरीब व्यक्ति की डेड बॉडी को दफनाया गया होगा जो साधारण है। और जिसमें आभूषण वगैरह पाए गए हैं वो क्या है, किसी शासक वर्ग की या किसी राजा वगैरह की जो डेड बॉडी है उसको दफनाया गया होगा। तो इससे हमारे को पता लग जाता है समाधानों के अध्ययन के अंतर्गत। नेक्स्ट जो है उपयोगी वस्तुओं का अध्ययन। उपयोगी वस्तु में कुछ ऐसी उपयोगी वस्तु मानी जाती है जो हर व्यक्ति के पास में जो है देखने को मिलनी चाहिए। जैसे जो हम देखते हैं कि हाँ भाई सुई वगैरह या नॉर्मल जो चीजें होती है, बुनियादी आवश्यकता की जो चीजें थी, वो उनमें हमारे को भिन्नताएं देखने मिलती है। लोगों को किसी के पास उपयोगी वस्तु जरा सी भी नहीं थी, किसी के पास बहुत ज्यादा मात्रा में थी। तो इस तरीके से हमारे को पता लगता है। तीसरा है जो विलासिताई वस्तुओं का अध्ययन। तो विलासिताई वस्तु जैसे आज के टाइम पे शौक मौज जो करने वाले होते हैं, ज्यादा शौक मौज करते हैं, वो विलासिताई वस्तुएं कहलाती हैं। ओके, तो उस समय पर भी झावास, दर्पण इत्यादि, शीशा इत्यादि, ये सब जो चीजें हमारे देखने मिलती है, ये विलासिताई वस्तु देखने मिलती है। ये कुछ ही लोगों के पास होती थी और बाकी लोगों के पास नहीं होती थी। इससे भी हमारे को पता लगता है किस तरीके सामाजिक भिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, चंद्रगुप्त किस प्रकार शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। शिल्प उत्पादन किस प्रकार शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था, चंद्रगुप्त। तो इसमें बताओ कि चंद्रगुप्त कुल 7 हेक्टेयर में फैला हुआ क्षेत्र था जो शिल्प उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पे मनके बनाए जाते थे, शंख से बनी वस्तुएं बनाई जाती थी, और साथ ही साथ आभूषण वगैरह बनाए जाते थे। कुछ वैसे जो शिल्पकारी से संबंधित चीजें होती है उनका भी उत्पादन किया जाता था। जैसे मनके जो है 5 प्रकार के होते थे, गोलाकार, ढोलाकार, बेलनाकार, खंडित और चक्राकार। ठीक है, शंख से बनी, उत्पादन से बनी वस्तुएं बनाई जाती थी यहाँ पर, और ये अलग अलग तरीके धातुओं से बनी जो है औजार वगैरह बनाए जाते थे। तो वो सारी चीज आपको इसके अंतर्गत बतानी है। 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था चंद्रगुप्त। मनके किस प्रकार बनाए जाते थे, धातुओं से औजार किस प्रकार बनाए जाते थे, ओके, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत। शंख से बनी वस्तुएं किस प्रकार बनाई जाती थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक स्थिति बने करेगी। तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार आंतरिक और बाहरी 2 भागों में डिवाइड करना है आपको, आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार। आंतरिक स्तर पर मतलब देश के अंदर जो चीजें थी वो मिल जाती थी, तो वो आंतरिक व्यापार के अंतर्गत रखी जाती है। और बाहरी व्यापार में जो है जो दूसरे देशों से, आंतरिक में जैसे राजस्थान के कालीबंगन से कुछ चीजें प्राप्त की जाती है, ठीक है, और कुछ जो चीजें है लोथल से मिलती थी हमारे को, कुछ चीजें जो है नागेश्वर बालाकोटा से मिल जाती थी। और जो बाहरी व्यापार है उसमें आपको ये बताना है कि किस तरीके से अफगानिस्तान तक भारत की शोरतों गई इत्यादि, और जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया से किस प्रकार भारत का व्यापार देखने मिलता है। वहां से जो हमारे को ये ओमान में मगान शब्द है या मेलुआ शब्द जो देखने मिलता है हमारे को हड़प्पा सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया में, तो इससे पता लगता है कि व्यापार होता था। तो वो जो उपयोगी चीजें हैं उनका बता देना। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में मोहरें, लिपि तथा जो बाट है किस प्रकार उपयोगी थे। तो हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। लंबी दूरी के व्यापार के लिए एक मोहर लगा दी जाती थी। अगर कोई व्यक्ति उसके साथ छेड़छाड़ करता था तो पता लग जाता था, क्योंकि उस मोहर के बाद में उसकी सील टूटी होती थी, जिस वजह से मालूम पड़ जाता था इस सामान के साथ में कोई छेड़छाड़ की गई है। इसलिए मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। मोहरें सिलगड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी यहाँ पर। नेक्स्ट, लिपि। हड़प्पाई जो लिपि हमारे देखने मिलती है वो एक रहस्यमय लिपि थी, जिसमें कुल 375 से 400 चिन्ह थे। सबसे बड़े अभिलेख में कुल 26 चिन्ह हमारे को देखने मिलते हैं। ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, फिर अगली लाइन बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ओके, और अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसे एक रहस्यमय लिपि कहते हैं। बाट हमारे को 2 प्रकार के देखने मिलते हैं यहाँ पे, द्विधारी और दशमलव प्रणाली पर आधारित। द्विधारी जो अधिकतम अंक है 12,800 तक है, और दशमलव प्रणाली पर आधारित बांटों का इस्तेमाल आभूषण वगैरह को तोलने के लिए किया जाता था। और ये जो बांट बनाए जाते थे वो चट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। किससे? चट नामक पत्थर से। ओके,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो देखने मिलता है, शासक को लेकर कौन से 3 मत देखने मिलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, शासक को लेकर कौन कौन से मत देखने मिलते हैं हमारे को। तो वो क्या है, 3 प्रकार के मत है। पहला, कोई शासक नहीं था यहाँ पर, दूसरा अनेक शासक थे, और तीसरा एक ही शासक था। जो तीसरा मत है उसको लेकर हम मान सकते हैं कि वो ज्यादा व्यापक मत है, क्योंकि यहाँ पे ईंटों का आकार समान पाया गया, नियोजित व्यवस्था पाई गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ही शासक था, सब जगह एक ही तरह की शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का अंत किन कारणों से हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का अंत किन कारणों से हुआ था, इसमें आप पहले तो इसका इंट्रोडक्शन दे दोगे, कब से कब तक रही है सभ्यता, किस काल की थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता समकाल 2600 से 1900 ईसा पूर्व था, और ये कांस्य युग में रखा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसके पतन के अनेक कारण थे जो इस प्रकार है, जिसमें बाढ़ आना, आर्यों के द्वारा आक्रमण करना, दूसरा पॉइंट, तीसरा जो है भूकंप आना, चौथा है सूखा पड़ना, पांचवा नदियों का मार्ग बदलना। तो इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पहले चैप्टर के, जो हमारे को देखने को मिलते हैं सभी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आपका। ओके, तो ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।